अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम नर्सिंग रिसर्च जो हमारा सब्जेक्ट है उसके सेकंड यूनिट को स्टडी करेंगे। हमारे यूनिट का नाम है एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च, मतलब नर्सिंग रिसर्च के अंदर एथिक्स। अच्छा, अभी तक आपको मालूम हो गया होगा कि नर्सिंग रिसर्च जो है इसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको आप अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व करेंगे, वो कोई भी आम लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकती हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। आप यहाँ पर इंसानों को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी रिसर्च में। अच्छा, अब जहाँ पर भी इंसान इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पर इंसानों के, ह्यूमंस के कुछ राइट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिसर्च के लिए इंसानों के राइट्स को ही वायलेट करेंगे, उनके हकूक़ को ही सलब करेंगे। राइट्स को वायलेट नहीं करना। कुछ राइट्स होते हैं इंसानों के, जैसे प्राइवेसी, सेफ्टी, मतलब इंसान सेफ रहना चाहते हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए। इस तरह के कुछ उनको राइट्स जो हैं वो हमें वायलेट नहीं करने अपनी नर्सिंग रिसर्च में। तो इन्हीं मसले मसाइल से, इन्हीं प्रॉब्लम्स से, इन्हीं इश्यूज़ से बचने के लिए हमें कुछ एथिक्स जो हैं उन्हें पता होना चाहिए हमें कि वो एथिक्स क्या हैं, ताकि हम अपनी रिसर्च में, अपनी नर्सिंग रिसर्च में किसी भी इंसान का कोई भी राइट वायलेट ना करें, किसी भी हक की खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि ये उन इंसानों का बुनियादी हक है। तो हमने अपनी रिसर्च के लिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको किसी तरह की तकलीफ में नहीं डालना। तो ये है एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। एथिक्स हमें बताएंगे कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर हम सिंपली कहें तो एथिक्स जो है वो हमें बताते हैं व्हाट वी कैन डू एंड कैन नॉट डू। सिंपली हमें एथिक्स ये बताते हैं कि हम अपनी रिसर्च में क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें अलाउड हैं और क्या चीज़ें हमें अलाउड नहीं हैं। इसको हम सिंपली एथिक्स कहेंगे नर्सिंग रिसर्च में। इस यूनिट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अभी आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, वो ये हैं। सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि एथिक्स क्या है। हमें सबसे पहले एथिक्स का पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होते हैं। हमें ह्यूमन सब्जेक्ट्स को, जो हमारे रिसर्च का हिस्सा होंगे, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट मतलब जो इन्वॉल्व होंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे हमारी रिसर्च में। पार्टिसिपेट इन रिसर्च। जो इंसान हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे, हमने उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑटोनॉमी के, बेनिफिसेंस के और जस्टिस के। इन प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कॉमन एथिकल इश्यूज़ क्या हैं जो हम फेस करते हैं रिसर्च को परफॉर्म करते हुए। इन एथिकल इश्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। रोल ऑफ IRBs और एथिकल कमिटीज़। IRBs कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स, या इसको हम एथिकल कमिटीज़ भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड क्या होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एथिकल कमिटीज़ इसका सेकंड नेम है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हिस्टोरिकली जो अनएथिकल चीज़ें रिसर्च के दौरान की गई हैं उसको भी हम एक नज़र देखेंगे कि ऐसे कौन से वाक़यात थे, ऐसी कौन से टाइम थे जब रिसर्च को अनएथिकली किया गया था, जिसमें ह्यूमंस के जो राइट्स थे उनको वायलेट किया गया था, जिसमें एथिक्स जो थी उनको वायलेट किया गया था। सिंपली मतलब जो इंसानों के बुनियादी हकूक़ हैं, जो इंसान आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व थे, जो हिस्सा ले रहे थे, उनको किस तरह से उनके हकूक़ को वायलेट किया गया, मतलब उनके हकूक़ को सलब किया गया, उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। तो ये कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, तो अब हम इस वर्ड एथिक्स को ज़रा
समझ लेते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से है, इसका असल में लिटरल मतलब लफ्जी इसका मतलब क्या है। अगर हम सिंपली बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स जो है ना वो सिंपली हमें ये बताते हैं कि क्या गलत है, व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो ये सिंपली हमें एथिक्स बताते हैं। अब एथिक्स जो लिटरली जो वर्ड है, मतलब लफ्जी तौर पर ये जो वर्ड है, ये ग्रीक मतलब यूनानी ज़बान के लफ्ज़ इथोस से निकला है। इथोस का अक्सर मानी जो है वो कैरेक्टर या मॉरल कैरेक्टर लिया जाता है, मतलब इसे हम उर्दू में इखलाक कह सकते हैं, किसी शख्स का इखलाक। सिंपली मतलब एथिक्स का मतलब होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसको हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं। तो नर्सिंग में क्या मतलब है, नर्सिंग रिसर्च में इस एथिक्स वर्ड का क्या मतलब है। अच्छा, नर्सिंग रिसर्च में अब एथिक्स का मतलब ये है कि जो लोग आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे, उनके आपने राइट्स का, उनकी सेफ्टी का और उनकी वेल बीइंग का आपने ख्याल करना है। उनकी राइट्स, सेफ्टी और वेल बीइंग का। तो सिंपली रिसर्च एथिक्स क्या है, रिसर्च एथिक्स जो है वो कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब इखलाकी कानून कह लें, इखलाकी प्रिंसिपल्स, इखलाकी कायदे कानून समझ लें आप इसको, इखलाकी कवायद कह लें, मतलब मॉरल प्रिंसिपल। सिंपली मतलब आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, अच्छे और बुरे की समझ लें, ये प्रिंसिपल्स हैं, क्या अच्छा है और क्या गलत है। तो रिसर्च एथिक्स आपको यही बताएंगे कि क्या पेशेंट के साथ करना अच्छा है, क्या ठीक है, और क्या उसके साथ करना गलत है। किन पेशेंट्स के साथ या किन लोगों के साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन अ स्टडी और इन अ रिसर्च। वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी रिसर्च में, आपकी स्टडी में, उनके अपने राइट्स का, सेफ्टी का, उनकी वेल बीइंग का आपने ख्याल रखना है। यही है मॉरल प्रिंसिपल्स, इनको हम मॉरल प्रिंसिपल्स या अक्सर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मतलब आपकी प्रोफेशन में क्या चीज़ जो है वो, मतलब ये बाउंड्री है, आपको इस बाउंड्री के अंदर रहना है, आपको इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। आपको पेशेंट के राइट्स का ख्याल रखना है। आपको आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पेशेंट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आम लोग भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो आपने उनके राइट्स का, जिन्हें हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में भी हम आगे चलकर मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि सेफ्टी किस तरह की सेफ्टी है, एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्टडी, और उनकी खैरियत मतलब उनकी जनरल जो वेल बीइंग है उसका ख्याल रखना है। तो सिंपली यही जो है वो रिसर्च एथिक्स हैं, जिन्हें इखलाकी असूल, इखलाकी कवायद उर्दू में हम कह सकते हैं। अच्छा, तो हमें रिसर्च एथिक्स के बारे में आइडिया हो गया कि रिसर्च एथिक्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि रिसर्च एथिक्स को फॉलो क्यों करना है हमको फॉलो। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट है कि क्यों रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को एंड वेल बीइंग। ये हमने अभी भी पढ़ा है कि रिसर्च एथिक्स का सबसे मेन अल्टीमेट पर्पस जो है वो ये है कि उनको पार्टिसिपेंट्स के राइट्स का, उनकी सेफ्टी का, उनकी वेल बीइंग का ख्याल रखना है। आपको रिसर्च में अपने डेटा को भी प्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी क्लाइंट्स की सेफ्टी जो है उसको इंश्योर करना है। आपको अपनी रिसर्च का बाद में सोचना है, पहले आपको अपने क्लाइंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिसर्च में, आपको सबसे पहले उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी ड्रग ट्रायल पर स्टडी कर रहे हैं, मतलब ड्रग ट्रायल्स कर रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि कोई खास नई दवाई आई है, कोई नया ड्रग है जो इंट्रोड्यूस किया आपने, तो आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं पेशेंट्स पर कह लें, या किसी भी आपके क्लाइंट पर जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिसर्च स्टडी में। तो आपको अपने पार्टिसिपेंट की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, सबसे पहले आपको उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, जिस ड्रग के, उस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब जो उसकी वजह से कोई भी जो इफ़ेक्ट उसकी बॉडी में आ सकते हैं खतरनाक, या जो मतवक्के ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स आप समझ सकते हैं क्या होते हैं। तो आपको उनसे क्लाइंट को पहले आगाह करना है। ये पेशेंट के, क्लाइंट के, पार्टिसिपेंट्स के राइट्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि शायद इसको इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट हम कह सकते हैं, मतलब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट कह लें या ऑटोनॉमी कह लें, इसे हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट का राइट ये है कि उसको आगाह होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़
उसको हम देंगे और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्यों फॉलो करना है, ताकि पेशेंट जो है या क्लाइंट जो है, पार्टिसिपेंट्स जो है वो सेफ रहें। वो सेफ रहेंगे तो हमारी रिसर्च सेफ रहेगी और हम सेफ रहेंगे किसी भी लीगल एक्शन से। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स राइट्स एंड वेलबींग। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई फॉलो रिसर्च एथिक्स, बिकॉज इट मेंटेन्स पब्लिक ट्रस्ट इन नर्सिंग एंड साइंस। इसका क्या मतलब है, मेंटेन्स पब्लिक ट्रस्ट इन नर्सिंग एंड साइंस। अच्छा, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आपकी रिसर्च में तब ही पार्टिसिपेट करेंगे, तब ही, ये मान लीजिए क्लाइंट्स हैं, ये आपकी रिसर्च, वो तब ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे जब उनको आप पर ट्रस्ट हो। किन पर ट्रस्ट हो, नर्सिस पर या जो भी रिसर्च कर रहा है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उस पर उसका ट्रस्ट होगा तो वो पार्टिसिपेट करेगा। अब ट्रस्ट जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक चीज़ है, मतलब एतमाद जो है आप उसको तोड़ेंगे नहीं। अगर कोई भी राइट वायलेट हुआ क्लाइंट का, कोई भी, मतलब आप उसके साथ ना इंसाफी करें या उसका कोई हकूक सलब करेंगे, कोई उसके हकूक की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो सबसे पहले उसका ट्रस्ट टूट जाएगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। जब उसका ट्रस्ट टूट जाएगा तो आपके पास फ्यूचर में रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएंगी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। इस तरह से आप मजीद आगे काम नहीं कर पाएंगे, आपकी भी ग्रोथ नहीं होगी और फील्ड जो है नर्सिंग की, वो भी, उस पर भी एक उसकी बैड इमेज पब्लिक में आ जाएगी। तो क्योंकि ट्रस्ट जो है वही टूट जाएगा तो बिल्कुल सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ट्रस्ट नहीं टूटने देना है। आपको ट्रस्ट ना टूटने देने के लिए तो आपको उनके राइट्स को वायलेट नहीं करना। क्लाइंट्स के, पार्टिसिपेंट्स के जो राइट्स हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको पेशेंट की इज्जत करनी है, उसकी डिग्निटी और उसकी रिस्पेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसकी, क्लाइंट की, पार्टिसिपेंट की, जो आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे। वो किसी भी तरह की रिसर्च हो सकती है जो आप उसके साथ करेंगे, उसे भी हम आगे चल के देखेंगे कि रिसर्च की भी दो टाइप्स हैं, जिसमें एक कुछ रिसर्चेज हैं जिसमें रिस्क की रेशो काफ़ी ज़्यादा है और कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं जिसमें रिस्क जो है वो काफ़ी इतना खास होता नहीं है, वो काफ़ी कम होता है। तो खैर दोनों ही सूरतों में आपको आपके क्लाइंट की डिग्निटी, रिस्पेक्ट, सेफ्टी और इस तरह के जो कुछ राइट्स हैं उनका ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है रिसर्च एथिक्स का वो है कि ये इंश्योर करता है साइंटिफिक इंटेग्रिटी को। साइंटिफिक इंटेग्रिटी मतलब कैसे, अगर रिसर्च में एथिक्स इन्वॉल्व ना हो, अगर आप एथिक्स को नज़रअंदाज करें, आप इग्नोर करें नर्सिंग रिसर्च एथिक्स को, तो क्या होगा कि आपकी जो रिसर्च है वो बायस्ड हो सकती है। मतलब उसके अंदर कोई भी फेवरेटिज्म आ सकता है, वो फेक हो सकती है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब निकल सकते हैं, जाली निकल सकते हैं, उसमें कोई भी मसला आ सकता है, फेक हो सकते हैं वो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है एथिक्स जो है वो ये मेक श्योर करती है कि साइंस की इंटेग्रिटी बरकरार रहे, कि डेटा जो है वो अनबायस्ड हो, मतलब उसमें कोई फेवरेटिज्म ना हो। ऐसा ना हो कि अगर मैं कुछ अपनी तरफ से उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ तो एथिक्स मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती, और डेटा या जो कंक्लूजन है वो फेक नहीं होगा। तो इन चीज़ों से हमें एथिक्स जो है वो बचाता है, तो वो इंश्योर करता है कि साइंटिफिक इंटेग्रिटी बरकरार रहे। नेक्स्ट पॉइंट है गाइड्स डिसीजन मेकिंग इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अच्छा, आपने कुछ सेमेस्टर्स पहले नर्सिंग एथिक्स एक सब्जेक्ट था जिसमें हमने कुछ खास सिचुएशंस के बारे में पढ़ा था, जिसे हम डिलेमा कहते हैं, मतलब जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं लेकिन दोनों ही आपके लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं चूज़ करना। तो ऐसे में आपको जो नर्सिंग रिसर्च एथिक्स हैं वो गाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग में कि आपको कौन सा स्टेप लेना है। फॉर एग्जांपल, आप रिसर्च कर रहे हैं पेशेंट्स के, क्लाइंट्स के, किसी भी चीज़ के, उनमें उनका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मान लें आप कोई नर्सिंग की टेक्निक पर या किसी ड्रग पर रिसर्च कर रहे हैं और ये उनके लिए आपको लगता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है अगर इसको परफॉर्म किया जाए। अब आपको पार्टिसिपेंट्स चाहिए इल पेशेंट्स, बीमार मरीज़, खैर मरीज़ वैसे ही बीमार होते हैं, तो आपको काफ़ी वेरी इल पेशेंट्स उसके लिए दरकार हैं, उसके लिए आपको नीड है उनकी, क्योंकि आप कुछ ऐसी रिसर्च करें। लेकिन अब क्या होगा कि आपकी उस रिसर्च से हो सकता है कि उन वेरी इल पेशेंट, मतलब बहुत ज़्यादा जो शदीद बीमार हैं, उनको कोई नुकसान हो सकता है। तो एक तरफ आप उस नुकसान के डर से
आपको समझ नहीं आ रही कि उनको इन्वॉल्व किया जाए या नहीं। दूसरी तरफ अगर ये आपको लगता है कि ये रिसर्च जो है वो हो जाती है तो इसका फ़ायदा भी आपको लगता है कि उन क्लाइंट्स का फ़ायदा भी काफ़ी होगा, बेनिफिट काफ़ी होगा। तो ऐसी सूरत में आप फंस जाएंगे कि हम क्या देखें, ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार है। आपकी रिसर्च हो सकता है उसको डिस्टर्ब कर दे, किसी भी तरह से उसको डैमेज कर सकता है, पेशेंट को कुछ भी कर सकता है, आपको ऐसा लगता है। दूसरा, आपको लगता है कि वो बेनिफिट भी काफ़ी दे सकती है अगर वो परफॉर्म हो जाए। तो ऐसे में आपको नर्सिंग रिसर्च एथिक्स जो है वो गाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग में, फैसला साजी में आपको रिसर्च एथिक्स गाइड करते हैं। लास्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल लेसन्स, मतलब माजी से कुछ हमें मतलब इबरत पकड़नी चाहिए। कैसे कि कुछ टाइम पहले, तकरीबन कुछ दहाइयाँ पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कुछ मुल्कों की तरफ से, कुछ कंट्रीज़ की तरफ से, जिसमें 2 एग्जांपल्स काफ़ी मशहूर हैं। एक तो टस्कीगीज सिफिलिस स्टडी है, और 1945 के अराउंड जर्मनी ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे इंसानों के साथ, जिसमें इंसानों के काफ़ी राइट्स को, जो इन्वॉल्व थे उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, उनके राइट काफ़ी वायलेट किए गए थे, काफ़ी उनकी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई थी। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी कुछ मतलब चंद एग्जाम्पल्स हैं, चंद लेसन्स हैं, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी एतमाद टूट गया था, काफ़ी ट्रस्ट जो था वो ख़राब हो गया था हेल्थ केयर से, और जो हेल्थ मतलब से रिलेटेड लोग हैं उनसे लोगों का काफ़ी ट्रस्ट ख़राब हो गया था, ट्रस्ट टूट गया था, तो काफ़ी डैमेज पहुंचा था इससे मेडिकल साइंस को। तो इन वाक़यात से, हमें इन वाक़यात से, इन लेसन से इबरत पकड़ने के लिए, इसे सीखने के लिए, ताकि हम ऐसा ना करें दोबारा, ये भी एक वजह है कि हमें एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम उन गलतियों को जो माजी में की, जिससे लोगों का ट्रस्ट टूटा, जिससे लोग घबरा गए, डर गए मेडिकल साइंस से, वैसा हमें नहीं करना। इसलिए हमें एथिक्स को मलूज़ खातिर रखना है, हमें उनको फॉलो करना है। किनको? एथिक्स को। जब हम एथिक्स को फॉलो करेंगे तो पब्लिक का ट्रस्ट होगा हेल्थ केयर पर, और पब्लिक का ट्रस्ट होगा तो इससे पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि रिसर्च जो है वो नई नॉलेज लेकर आती है, और नई नॉलेज से आम आवाम का, पब्लिक का फ़ायदा हो सकता है, और इससे खुद नर्सिंग को भी इम्प्रूवमेंट और उसके अंदर रिफाइनमेंट आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो रिसर्च एथिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशल टॉपिक है, जिसका नाम है, जो हम अभी देख कर आए हैं, कि आपको प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन सब्जेक्ट्स को रिसर्च में। अब वो कैसे करेंगे, हम इसको अभी डिटेल में देखते हैं। हेडिंग है रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन रिसर्च। जो रिसर्च में, जो आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो क्लाइंट्स इन्वॉल्व हैं, आपको उनकी प्रोटेक्शन करनी है। कैसे करेंगे, हम देखते हैं। कोर प्रोटेक्शंस, ये चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि किन तरीक़ों से आप प्रोटेक्ट करेंगे क्लाइंट को, किसी भी तरह के डेंजर से, किसी भी तरह की वायलेशन से, किसी भी तरह की हैज़र्ड से, नुकसान से। तो सबसे पहले पॉइंट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर हम इसको लिटरली इसका उर्दू में मान ही लें तो इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है किसी को आगाह करना, इन्फॉर्म मतलब इन्फॉर्मेशन देना, उसको आगाह करना। आगाह करना मतलब उसको बताना कि आपके साथ जो हम स्टडी करने वाले हैं, उस स्टडी का मकसद क्या है, मतलब वो स्टडी जो है वो किस लिए है, उस स्टडी के अंदर कौन से प्रोसीजर जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे, उस स्टडी से, उस रिसर्च से इन्वॉल्व कौन से रिस्क्स हैं, उस रिसर्च से कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, और जो जिन क्लाइंट्स को आप आगाह कर रहे हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनको उनके राइट्स भी पता होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपने उनको इन्वॉल्व करने से पहले बतानी है, मतलब प्रायर टू पार्टिसिपेटिंग। उनको पार्टिसिपेट करने से पहले ये सब चीज़ें आपने उनको बतानी है कि आपकी जो रिसर्च है उसका मेन पर्पज़ क्या है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, उसके रिस्क्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और क्लाइंट के राइट्स क्या हैं। क्लाइंट को अपने राइट्स भी आपने बताने हैं कि ये आपके हकूक़ हैं और आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें टर्म है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है इजाज़त।
इजाज़त कह लें या रजामंदी कह लें, उर्दू में हम इसको कह सकते हैं। मतलब पहले आपने उसको आगाह करना है, उन सारी चीज़ों से, आपकी रिसर्च से उसको आगाह करना है। उसके बाद आपने उससे एक रिटन, या अगर वो रिटन नहीं दे सकता तो किसी तरह से वर्बल कंसेंट उससे लेना है। उसको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि उसको किस स्टडी में, किस रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर आपने उससे एक रिटन जिस पर उसके सिग्नेचर हो या उसका थंब हो, या एक वर्बल कंसेंट उससे लेना है जिसमें वो अपने होशो हवास में इस बात की इजाज़त दे कि वो इस स्टडी का, इस रिसर्च का हिस्सा बनने को तैयार है, वो पार्टिसिपेट करना चाहता है और उसको कोई मतलब फोर्स नहीं कर रहा। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कोर प्रोटेक्शंस में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कॉन्फिडेंशियल, किसी चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना मतलब किसी चीज़ को राज रखना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपके क्लाइंट्स जो हैं उसके जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड कोई भी डेटा जो है या उसी के बारे में कुछ भी जो उससे रिलेटेड हो उसको आपने राज रखना है, उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। एनोनिमिटी मतलब आपने उसको किसी भी तरह से उसका नाम, उसका पता, उसका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने उसको रिवील नहीं करनी किसी को भी, उसको एनोनिमस रखना है आपने अपने जो क्लाइंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनके डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पर आप उसका नाम इन्वॉल्व है, जैसे फ़र्ज़ करें जॉन, जो आपका क्लाइंट है, जो आपकी स्टडी में इन्वॉल्व है, तो आप बजाय उसका नाम इस्तेमाल करने के आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाइंट नंबर 3। आप इस तरह से उनको एनोनिमस रख सकते हैं। उनकी किसी भी तरह की जो डिटेल है उनके घर की या उनके जो भी स्टडी में आपने जो भी उनसे रिवील करवाया, जो भी डेटा कलेक्ट किया, आपको उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना है। आपको उसको कहीं भी अगर वो कंप्यूटर में आप उसको सेव करते हैं तो उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है, उस पर उस फाइल फोल्डर पर आपने पासवर्ड लगाकर उसको एनक्रिप्ट करना है, मतलब उसको सेव करना है, कोई भी मतलब ऐसे ही उसको खोल कर मिसयूज़ ना कर ले। तो ये काफ़ी एक अहम पॉइंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। आपने अपने क्लाइंट्स की मालूमात को, डेटा को एनोनिमस रखना है और राज रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमाइज रिस्क। जब आप अपनी रिसर्च को परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो क्लाइंट्स जिनको आप इन्वॉल्व करेंगे रिसर्च में, जो भी आप लोग लेकर आएंगे रिसर्च के लिए, चाहे वो पेशेंट हों, मरीज़ हों, आम स्टूडेंट्स हों, आम लोग हों, कोई भी हो, सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई ख़तरा ना आए। उनकी सेफ्टी का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है। मिनिमाइज रिस्क, हर तरह के ख़तरे को कम से कम रखना है। अब ख़तरा कई तरीके से हो सकता है। ख़तरा फिजिकल हो सकता है, उनकी जान पर कोई ख़तरा आ सकता है। आपने किसी भी तरह के फिजिकल या मेंटल जो कोई भी उनके जहन पर कोई स्ट्रेस वगैरह हो सकता है, इस तरह के जो रिस्क हैं उनसे, या आपने सोशल रिस्क जो है, या फिर फिनेंशियल, मतलब कुछ ऐसा नहीं आपने करना कि जिसकी वजह से उनको फिनेंशियली ठेस पहुंचे, कोई नुकसान हो जाए उनका। तो इस तरह से आपने उनको किसी भी तरह की जिस्मानी या जहनी या समाजी या किसी भी तरह की माशी तकलीफ नहीं देनी। आपने अपने रिस्क को, जो आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व है क्लाइंट्स, उनके लिए रिसर्च को कम से कम रखना है, मिनिमाइज द रिस्क, ताकि वो सेफ फील करें। वो सेफ फील करेंगे तो आपकी रिसर्च जो है वो बेहतर तरीके से अपने कंक्लूजन तक पहुंचेगी। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू विड्रॉ। राइट मतलब हक, विड्रॉ मतलब निकलने के लिए। मतलब इसका मतलब क्या है? क्लाइंट का ये हक है कि वो जब चाहे, बगैर किसी वजह के, जब उसका दिल चाहे, जब वो सेफ फील ना करे, कुछ भी उसके साथ इशू हो, वो विड्रॉ कर सकता है आपकी रिसर्च से, बगैर किसी पेनल्टी के, बगैर किसी नुकसान के। उसके पास ये हक होना चाहिए। कोई पेनल्टी नहीं उस पर लगनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं उसको देना चाहिए, कोई उसके साथ मसला नहीं होना चाहिए। इसके पास, क्लाइंट के पास ये हक है कि वो आपकी रिसर्च को जब वो चाहे तब वो छोड़ सकता है। राइट टू विड्रॉ, ये उसकी ऑटोनॉमी भी है, मतलब ये उसके पास आज़ादी भी है कि वो इस चीज़ का फैसला कर सकता है कि उसको रिसर्च को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो ये ऑटोनॉमी भी है उसकी ये आज़ादी भी है, उसकी ये हक फैसला साजी कह रहे हैं आप, कि वो फैसला साजी का हक रखता है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है रिसर्च में या नहीं करना चाहता। आप उसको किसी भी तरह का नुकसान या आप उसको किसी तरह की सज़ा नहीं देंगे, ये उसका राइट है।
नेक्स्ट पॉइंट है फेयर सिलेक्शन, मतलब आपने इंसाफ करना है सिलेक्शन में जब आप अपने क्लाइंट्स को सेलेक्ट करेंगे अपनी स्टडी के लिए। इसका क्या मतलब है? आप अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए और जल्द से जल्द पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, वो वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल मतलब जो कमज़ोर हैं या जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो अपना समझ नहीं सकते, मतलब जो भी कमज़ोर, आप इसको कह सकते हैं कि कमज़ोर या लाचार जो हैं, जिनके पास कोई चारा नहीं है, जो समझ नहीं सकते कि आप क्या कह रहे हैं, उनको ये रिसर्च क्या है, किस बारे में है, तो आप उनको उस तरह से इन्वॉल्व कर लें रिसर्च में। या फिर वो हो सकता है कोई कैदी हो सकते हैं, प्रिजनर्स, किसी जेल के कैदियों को आप इन्वॉल्व कर लें और आप उनको ज़बरदस्ती करें या कोई आप उनको लालच दें। तो इस तरह से आपने नहीं करना। आपने अपने क्लाइंट्स को फेयरली सेलेक्ट करना है, आपने हर किसी को इक्वल चांस देना है, किसी को भी आपने किसी का मिसयूज़ नहीं करना, किसी को गलत तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं करना, किसी गरीब को या किसी जंगी कैदी को या किसी जेल के कैदी को या किसी बच्चे को या नासमझ शख्स को आपने ऐसे इंक्लूड नहीं करना अपनी रिसर्च में। तो ये फेयर सिलेक्शन है, मतलब अदलो इंसाफ करना है, आपने ठीक तरीके से, फेयर तरीके से इंसाफ करते हुए आपने सेलेक्ट करने अपने क्लाइंट्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को। अगला पॉइंट है कॉम्पेंसेशन एंड हार्म मैनेजमेंट। कॉम्पेंसेशन मतलब उर्दू में हम इसको मुआवजा कहते हैं कि मुआवजा, और हार्म मैनेजमेंट मतलब अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई भी ना चाहते हुए गैर मुतवक्किल कोई नुकसान हो जाता है, तो आपने उसको मैनेज कैसे करना। तो देखें, आपने क्लाइंट्स को इन्वॉल्व किया है अपनी रिसर्च में, तो आपके पास ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी तरह के रिस्क और बेनिफिट की। आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी रिस्क के लिए। तो अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई हार्म हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है आपकी किसी ड्रग से, क्लाइंट फॉर एग्जांपल बीमार हो जाता है, आपने कोई नई ड्रग जो है उसको, उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने अगर वो क्लाइंट को किसी शख्स को दी, किसी ह्यूमन को दी, किसी पर्सन को दी, किसी आदमी को दी, और क्या होता है कि उसको साइड इफ़ेक्ट्स उससे शो होने लगते हैं, तो वो बीमार पड़ जाता है उस ड्रग की वजह से। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप पर है कि आप उसके इलाज करवाने के ज़िम्मेदार हैं। आपको उसके इलाज का मुआवजा देना है, कॉम्पेंसेशन देनी है। ये फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन हो सकती है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको उसका इलाज पूरा कम्प्लीटली करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी रिसर्च के लिए पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी भी रिस्क के लिए, किसी भी अनफॉर्चुनेट हार्म के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पेंसेशन एंड हार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट रिव्यू, मतलब आपने अपनी रिसर्च को शुरू करने से पहले, उसको सबसे पहले आपने रिव्यू करवाना है। रिव्यू किससे करवाते हैं, मैंने आपको बताया था। इसके लिए कुछ ख़ास कमिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसे हम IRBs कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। मतलब ऐसे इदारे, ऐसे बोर्ड्स जो आपकी रिसर्च को शुरू होने से पहले वो एक बार चेक करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या इसमें कई अनएथिकल चीज़ें तो नहीं जो किसी भी तरह से लोगों को, क्लाइंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को नुकसान पहुंचा सकें। तो IRBs जो हैं ये रिव्यू करती हैं आपकी रिसर्चेज को क्लाइंट्स से तक पहुंचने से पहले, क्योंकि अगर ये इन्वॉल्व नहीं होंगी तो कोई भी अनएथिकल रिसर्च जो है वो किसी भी शख्स पर जाकर परफॉर्म कर देगा, जिसकी वजह से अगेन ट्रस्ट खराब होगा मेडिकल साइंस का, हेल्थ केयर का। इसलिए भी क्योंकि किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंच सकता है, कोई ठेस पहुंच सकती है, किसी भी तरह का फिजिकल, मेंटल, सोशल या फिनेंशियल या किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए IRBs जो हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड हम इसको कहते हैं, या IRCs कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू कमिटीज़ कह सकते हैं, या एथिकल रिव्यू कमिटीज़ कह सकते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ नाम है अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग कंट्रीज़ में। तो जनरली ये एक ही चीज़ है, मतलब ये इंडिपेंडेंट रिव्यू करते हैं, मतलब ये एक आज़ादाना तौर पर रिव्यू करेंगे आपकी रिसर्च को शुरू होने से पहले, उसको एक बार चेक करेंगे कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर, रिसर्च के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएथिकल होती हैं, जो हमें नहीं अक्सर नज़र आती। तो उसको उसकी इजाज़त के लिए, रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए हमें IRBs से परमिशन जो है वो चाहिए होती है, उसको हम रिव्यू करवाते हैं अपनी रिसर्च को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने पार्टिसिपेंट जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये 7 पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनके ज़रिए हम अपने पॉसिबल जो क्लाइंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हमें इन सब पॉइंट्स का पता होना चाहिए ताकि किसी भी तरह के
हार्म से, डेंजर से, किसी भी रिस्क से हम बच सकें और क्लाइंट को, पार्टिसिपेंट को भी बचा सकें। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है रिस्क लेवल्स। हर रिसर्च के कुछ रिस्क लेवल्स होते हैं जो हम यहाँ पर जिन्हें 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। रिस्क लेवल नंबर 1 मिनिमल रिस्क और रिस्क 2 मोर देन मिनिमल रिस्क। अब मिनिमल रिस्क क्या है? मिनिमल रिस्क मतलब नाम से ज़ाहिर है जिसमें कम से कम ख़तरा हो। ये वो रिसर्चेज होती हैं जो सिंपली जिसमें हम कोई भी सर्वे करते हैं या कोई सिंपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मतलब हम सिर्फ देखते हैं, हम कुछ इंटरवेंशन नहीं करते, खुद से कुछ नहीं करते, सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं, या सिंपल सर्वे करते हैं, हम सिर्फ सवाल पूछते हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं ये मिनिमल रिस्क होते हैं, स्टूडेंट लेवल स्टडीज़। इस तरह के जो रिसर्च स्टडीज़ होती हैं ये मिनिमल रिस्क की कैटेगरीज में आती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लाइंट को ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता जो उसकी आम जिंदगी में किसी भी खतरे से कोई ज़्यादा बढ़कर हो। मतलब सिंपली ये कि हम इसको आम जबान में कहें तो इसमें कोई ख़ास रिस्क लेवल नहीं होता, कोई ख़ास इतना ख़तरा नहीं होता। आप उससे सिंपली एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें आप उनसे पूछेंगे कि उनकी खाने की क्या आदतें हैं, वो किस टाइम खाते हैं, किस वक्त सोते हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चनियर है, एक सवाल करने का एक फॉर्म आप उसको दे सकते हैं, सर्वे है। या आप सिर्फ देखते हैं कि मतलब आप कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। या जो भी स्टूडेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे मोटे, उनमें कोई रिस्क नहीं होता, ये मिनिमल रिस्क है, जैसे मोस्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स। दूसरी कैटेगरी है मोर देन मिनिमल रिस्क। ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें क्लाइंट्स को किसी भी तरह का पोटेंशियल रिस्क जो है वो आ सकता है, कोई भी ख़तरा उसको हो सकता है। ख़तरा कोई भी हो सकता है, जैसे हमने बताया था, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल। तो ऐसे रिसर्चेज को हम मोर देन मिनिमल रिस्क कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं ऐसी रिसर्चेज जिसमें आपको हो सकता है बार बार ब्लड ड्रॉ करना हो, आईवी ब्लड ड्रॉ करना हो, मतलब आपको ब्लड सैंपल्स चाहिए, बार बार चाहिए, तो इस वजह से वो इरिटेट हो सकते हैं बार बार नीडल इंजर्शन से। मतलब बार बार आप उनको सुई लगाएंगे ब्लड सैंपल लेने के लिए, तो वो इरिटेट होंगे, हो सकता है उनको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये एक मोर देन मिनिमल रिस्क की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हो सकता है आप कोई ख़ास न्यू ड्रग लेकर आए हैं, कोई ख़ास दवाई लेकर आए हैं और आप उसका ट्रायल करना चाहते हैं, आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं क्लाइंट्स पर, तो इसमें हो सकता है कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स निकल सकते हैं। तो ये भी एक मोर देन मिनिमल रिस्क है, इसमें भी ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा आप कोई ऐसे सवाल पूछें जिससे किसी भी क्लाइंट को कोई इमोशनल स्ट्रेस आ सकता है, कोई मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, जिसकी वजह से उसको ज़हनी तौर पर ठेस पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है, वो साइकोलॉजिकली उसको कोई नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस तरह की जो रिसर्चेज हैं वो मोर देन मिनिमल रिस्क की कैटेगरी में आती हैं, जिसमें उसको किसी तरह का कोई ख़तरा जो है वो हो सकता है। मिनिमल रिस्क में कोई ख़ास ख़तरा मौजूद नहीं होता, ये बिल्कुल माइनर रिस्क वाली स्टडीज़ होती हैं। इसमें काफ़ी हद तक कोई ख़तरा दूर दूर तक नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल सर्वे करना, सर्वे मतलब सवाल पूछते हैं आप उनसे कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ भी इस तरह के सवाल पूछने में उनको कोई इस तरह से कोई ख़ास मसला नहीं होता, कोई भी रिस्क नहीं होता। ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस हैं, सिर्फ आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मिनिमल रिस्क की कैटेगरी में आती हैं, जबकि जिसमें कोई भी रिस्क हो सकता है, जैसे भी आप कोई ब्लड मतलब खून के किसी भी एलिमेंट पर, खून के किसी कॉम्पोजिशन पर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको बार बार ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा कि एक क्लाइंट का, तो वो क्लाइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, कोई इशू भी आ सकता है। तो ये जो है ये मोर देन मिनिमल रिस्क की कैटेगरी में आते हैं ऐसी रिसर्चेज। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर, जो है कॉमन प्रैक्टिकल इश्यूज। मतलब हमें प्रैक्टिकली कौन से इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे, ये जिसमें हमने इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और ये जो 7 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे, इनको इम्प्लीमेंट करना अक्सर उतना सिंपल नहीं होता। हमें अक्सर कोई ना कोई प्रैक्टिकल इश्यूज़ का भी सामना आता है, जिन्हें हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे और इनके सोल्यूशन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कौन से कॉमन प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं? सबसे पहले है इलिटरेट पार्टिसिपेंट्स, मतलब पढ़े लिखे पार्टिसिपेंट नहीं है वो। आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, वो ला इल्म है,
या वो अनपढ़ हैं आप कह सकते हैं, तो उनको आपकी रिसर्च की कुछ समझ नहीं आ रही, आपकी रिसर्च किस बारे में है, क्या आप बता रहे हैं उसको रिसर्च के बारे में, उनको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में आप यूँ नहीं करेंगे कि आप उसको फिर भी इन्वॉल्व करेंगे, नहीं, आपको किसी न किसी तरीके से उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो लेना ही है। तो इसका क्या तरीका है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर, नेक्स्ट टॉपिक पर इस यूनिट के जो है कॉमन प्रैक्टिकल इश्यूज, मतलब कौन कौन से वो इश्यूज हैं जो हम फेस करते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए। एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? जो अभी हम कुछ देर पहले वो 7 प्रिंसिपल्स पढ़कर आए थे, जिसमें फर्स्ट पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट था, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एथिकल प्रिंसिपल्स का, और फिर इंडिपेंडेंट रिव्यू तक ये हम डिटेल में पढ़कर आए हैं। अच्छा, अब इनको इम्प्लीमेंट करना अक्सर उतना सिंपल नहीं होता जितना लगता है। अक्सर इनको इम्प्लीमेंट करते हुए हमें प्रैक्टिकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अब वो इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहले तो है इलिटरेट पार्टिसिपेंट्स। हमने फर्स्ट पॉइंट में एथिकल प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि आपको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट को, जिसको आप पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं अपनी स्टडी में, अपनी रिसर्च में, सबसे पहले आपने उसको आगाह करना है। आगाह करने के बाद आपने उससे कंसेंट लेना है। कंसेंट मतलब उससे इजाज़तनामा लेना है, उससे आपने रजामंदी लेनी है, लिखे हुए किसी भी मतलब टेक्स्ट में, किसी कागज़ पर उसके दस्तावेज मतलब उसके सिग्नेचर लेने हैं या उसका अंगूठा थंब लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना। लेकिन अगर आपके क्लाइंट जो हैं वो इलिटरेट हों, वो अनपढ़ हों, वो ना समझ मतलब अनपढ़ हों, वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते, तो ऐसे में उनको इन्फॉर्म तो हम कर देंगे वर्बली, लेकिन वो जो कंसेंट फॉर्म है जो आपको रिटन उनको देना होता है, जिस पर वो अपने सिग्नेचर करेंगे, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप ये करेंगे कि आप उनसे वर्बली कंसेंट ले सकते हैं। किसी भी गवाह की मौजूदगी में आप उनसे किसी गवाह की मौजूदगी में वर्बल कंसेंट ले सकते हैं। अगर वो लिख कर नहीं दे सकते, अगर वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते, अगर वो अनपढ़ है, तो ऐसे में आप उनसे वर्बली कंसेंट ले सकते हैं। ये है इलिटरेट पार्टिसिपेंट के इशू। अक्सर जब मतलब हमें अनपढ़ पार्टिसिपेंट्स से सामना करना पड़ता है जो लिख और पढ़ नहीं सकते, तो वो कंसेंट फॉर्म नहीं दे सकते। जो इजाज़तनामा होता है, जो उर्दू या इंग्लिश में अक्सर लिखा होता है, तो वो उस पर उनको वो पढ़ना होता है और फिर उनको सिग्नेचर करने होते हैं, तो वो अक्सर नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम उनसे वर्बल कंसेंट ले सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है इश्यूज़ की, वो है माइनर्स और इनकैपेसिटेटेड। मतलब माइनर्स हम कहते हैं बच्चों को, बच्चे जो नासमझ हैं, जो समझ नहीं रखते कि रिसर्च क्या है और कि किस बारे में बात हो रही है, तो वो अक्सर चीज़ें नहीं समझ पाते। या फिर इनकैपेसिटेटेड लोग, जैसे बेहोश लोग, अनकॉन्शियस लोग, जो अपनी कंसेंट जो है वो खुद से नहीं दे सकते। तब हम क्या करें? उस सूरत में भी हमने बगैर कंसेंट के उनको इन्वॉल्व नहीं करना अपनी रिसर्च में। तब भी हमें किसी न किसी तरीके से उनसे कंसेंट लेना है। लेकिन क्योंकि वो बच्चे हैं और या वो बेहोश हैं या फिर वो किसी भी तरह से माजूर हैं, बताने की कैफियत में नहीं हैं, अपने आप से नहीं बता सकते, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में हम उनसे प्रॉक्सी कंसेंट लेते हैं। इसका क्या मतलब है? आप क्या करेंगे? आप उन बच्चों के जो वालिदैन हैं, जो माँ बाप हैं, या अगर उनके कोई भी लीगल गार्डियंस हैं, अगर उनके माँ बाप नहीं हैं, या कोई मतलब कोई भी सरपरस्त है उनका, तो आप उनसे इजाज़तनामा लेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे कि आप उन बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं या नहीं अपनी रिसर्च में। इस सूरत में भी आपको उनको क्लाइंट्स, अब जो आपके बच्चे हैं क्लाइंट्स माइनर्स, उनको फिर भी आपने आगाह ज़रूर करना है कि आपको हम इस रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं, रिसर्च किस बारे में है। मतलब आप उनको उन्हीं की सिंपल लैंग्वेज में, बच्चों की लैंग्वेज में आप उनको समझाना है कि कैसे ये जो रिसर्च है ये कैसे परफॉर्म की जाएगी और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। और अगर वो इनकैपेसिटेटेड हैं, मतलब बेहोश हैं या माजूर हैं, तो आप उसके किसी गार्डियन, मतलब उसके किसी सरपरस्त से जो उसका ख्याल रख रहा है, या उसके माँ बाप हैं या कोई बड़े बहन भाई हैं, तो उनसे आप उनका कंसेंट ले लेंगे। तो ये इसका सोल्यूशन है माइनर्स और इनकैपेसिटेटेड का, जो बच्चे या माजूर लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डुअल रोल प्रॉब्लम। अक्सर नर्सिंग रिसर्च जो है वो हम नर्सेज ही परफॉर्म करेंगे, जिन्हें हम अक्सर नर्स रिसर्चर भी कह देते हैं, नर्स रिसर्चर, क्योंकि वो रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू आ जाता है जिसे हम कहेंगे डुअल रोल प्रॉब्लम, क्योंकि नर्स का काम तो नर्सिंग करना है, उसका काम पेशेंट केयर है, लेकिन वो उस टाइम रिसर्च भी परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले सकता है
आपका जो क्लाइंट है, जो पार्टिसिपेंट है, वो अंडर प्रेशर भी आपकी रिसर्च में आ सकता है। वो देखेगा कि ये जो नर्स है, क्योंकि ये मेरा ख्याल रखता है, ये मेरा ख्याल रखती है, ये मुझे केयर करती है, तो अगर मैं इसको ना कहूँगा इसकी रिसर्च के लिए तो हो सकता है ये मुझे किसी तरह से मेरा ख्याल रखना छोड़ सकता है या कोई भी मुझे नुकसान आ सकता है उस वजह से। तो आपने इसलिए आपको क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी है। आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि उसको किसी भी तरह से फोर्सफुल फील होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ज़बरदस्ती महसूस करे। उसके पास ये कंप्लीट आज़ादी है, कंप्लीट ऑटोनॉमी है कि वो रिसर्च में अपनी मर्ज़ी से आना चाहता है या नहीं आना चाहता। इससे उसके केयर गिवर, जो नर्सिंग का जो दूसरा रोल है केयर गिवर, उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उस वक्त वो नर्सिंग रिसर्चर है तो उसको अपने रोल में रहना होगा। हाँ, जब वो अपनी नर्सिंग केयर करेगा या करेगी पेशेंट केयर, उस टाइम वो अपना कंप्लीट केयर प्रोवाइड करेगा। इसमें उसको कोई भी फोर्स नहीं करेगा क्लाइंट को। उसको अपने रोल्स में फेयर होना होगा नर्सिंग रिसर्चर को। मतलब क्लाइंट को किसी भी तरह से फोर्सफुल नहीं फील होना चाहिए। वो ऐसे प्रेशर में नहीं आए कि ये तो मेरा केयर गिवर है, ये मुझे केयर करता है, ऐसा ना हो कि अगर मैं इसकी रिसर्च को ठुकरा दूं तो मुझे कोई उल्टा नुकसान हो जाए। तो आपने उसको आगाह करना है कि आपको किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं फील करना। अगर आप चाहते हैं तो आप इन्वॉल्व हो जाएं, आप पार्टिसिपेट करें, अगर आप नहीं चाहते तो आप ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी इन स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना, उनको सिक्योरिटी सिस्टम्स का इतना आइडिया नहीं होता। जो डेटा को सिक्योर करने के लिए कुछ खास सिस्टम्स होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हम कह सकते हैं, या अक्सर वो अपनी कोताही की वजह से या लेजीनेस की वजह से भी अक्सर ये गलती करते हैं कि वो जो सेंसिटिव डेटा जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो अक्सर उसको सिक्योर नहीं करते, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, सेंसिटिव डेटा को। इस वजह से भी काफ़ी इश्यूज जन्म ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा कलेक्ट करें अपने क्लाइंट से, पार्टिसिपेंट से, उस डेटा को वो पासवर्ड प्रोटेक्ट करें अपने कंप्यूटर्स में, या अगर वो फिजिकली किसी मतलब नोटबुक वगैरह में है तो वो उसको किसी सेफ जगह पर रखें और कोशिश करें कि वो उसको एनोनिमस रखें, अपने क्लाइंट्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स में सेव करें, या फिजिकली है तो उसको किसी सेफ जगह पर वो रखें ताकि किसी भी शख्स का, किसी भी पार्टिसिपेंट का जो डेटा है वो लीक ना हो जाए, या डेटा जो है वो कोई मिसयूज़ ना कर ले और फिर बाद में आप जानते हैं किसी भी तरह से डेटा को मिसयूज़ करके ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। इन इश्यूज से बचने के लिए आपको एथिकल प्रिंसिपल्स पर अमल करना है और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है अपने क्लाइंट्स के डेटा को। तो ये सिंपली था जो प्रैक्टिकल इश्यूज हम फेस करते हैं एथिकल प्रिंसिपल से रिलेटेड। अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। अब ये 3 प्रिंसिपल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यही असल में आप कह लें कि बुनियादी तौर पर बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक मतलब स्ट्रक्चर है जो भी एथिकल रिसर्च एथिक्स का। मतलब इन 3 को ही हमें डिटेल में अब इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये हैं क्या प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस एंड जस्टिस? तो 1979 में जब यूएसए में, मतलब अमेरिका में, काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल रिसर्चेज जो थी वो रिपोर्ट होने लगी। अनएथिकल रिसर्चेज काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही थी जिसमें इंसानों के साथ उनका मिसयूज़ किया जा रहा था रिसर्च में, या उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। मतलब उनको किसी भी तरह से उनका बुरा इस्तेमाल किया जाता था। मतलब उनको किसी तरह से उनको तकलीफ़ दी जाती थी, या उनके जो राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, मिसयूज़ किया जाता था। इस तरह की काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही थी। तो और एक मेन हुई थी वहाँ पर एक ख़ास वाक़या भी हुआ था जिसे हम पहले देख चुके हैं, टस्कीगीज़ सिफिलिस स्टडी। ये एक अनएथिकल रिसर्च थी जो उन दिनों यूएसए में किसी ने ये मतलब की थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही थी, इस तरह के मसले मसाइल आ रहे थे। तो 1979 में यूएसए में एक गाइडलाइंस प्रपोज की गई। 1979 में यूएसए में, मतलब अमेरिका में, जब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल रिसर्चेज रिपोर्ट होने लगी, मतलब जब पता चला कि लोग मिसयूज़ कर रहे हैं इंसानों का, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इंसानों का, या उनके साथ कुछ बुरा सलूक किया जा रहा है रिसर्च में,
तो फिर 1979 में अमेरिका में गाइडलाइंस दी गई एथिक्स की, एथिकल गाइडलाइंस को प्रपोज किया गया ताकि फ्यूचर में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके, इस तरह की चीज़ों को, अनएथिकल रिसर्चेस पर कंट्रोल किया जा सके। तो एथिकल गाइडलाइंस दी गई। उन गाइडलाइंस के 3 मेन पॉइंट्स थे जिनमें था ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस और जस्टिस। इस रिपोर्ट को या ये जो गाइडलाइंस दी गई थी इन्हें हम बेलमंट रिपोर्ट थिंकिंग या बेलमंट रिपोर्ट कहते हैं। इसके 3 मेन पॉइंट्स थे, इसमें ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस और जस्टिस था। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये 3 पॉइंट्स आखिर क्या थे। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, ऑटोनॉमी से।